नगरीय बस्तियों के अंतर्गत बच्चों हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। इसमें अंदर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है नगरीय बस्तियों में। पहला है कि नगरीय बस्ती विरल नहीं होती, अर्थात सहत अर्थात संकीर्ण, एक तरीके से डिप्रेस्ड, एक पास पास जिसमें मकान होते हैं, ठीक है बच्चों, और बड़ी विशाल मात्रा में होती है। पहली चीज है सहत एवं विशाल, जबकि ग्रामीण बस्तियां कैसी होती है बच्चों? विरल होती है, छोटी और विरल होती है। दूसरा कंपोनेंट है इसमें सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार के व्यवसाय होते हैं, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के व्यवसाय नगरों में होते हैं। तो दो प्रकार की चीज़ें नगरीय बस्तियों में इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः संयत एवं विशाल होती है। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, अर्थात जहाँ पर कृषि नहीं होती, कृषि के अलावा अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती है। ठीक है बच्चों, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ये एक नई शब्दावली है हमारे सामने बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार नगर किसे कहते हैं। अब हम सब जानते हैं बच्चों कि हर दशक के पश्चात जनगणना होती है भारत में, और जो कौन करवाता है? भारत सरकार का गृह मंत्रालय करवाता है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अंतर्गत नगर की परिभाषा क्या थी, अर्थात नगर किस जगह को या किस क्षेत्र को नगर कहेंगे। तो उसमें 3 प्रकार की शर्तें थी बच्चों। पहली शर्त थी कि 5000 से ज़्यादा की वहाँ की जनसंख्या होनी चाहिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त थी बच्चों कि उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वहाँ का घनत्व होना चाहिए। और तीसरी शर्त थी बच्चों कि वहाँ 75% से ज़्यादा पुरुष जनसंख्या जो कार्यशील हो, 75% से ज़्यादा कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हो। तो यदि तीनों शर्तें यदि हो किसी क्षेत्र की तो वो नगर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, पहली शर्त है 5000 से अधिक जनसंख्या, दूसरी है 400 से अधिक का जनसंख्या घनत्व, और तीसरी शर्त को देख लेना है बच्चों कि 75% से अधिक कार्यशील पुरुष जनसंख्या। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? कार्यशील पुरुष जनसंख्या। ठीक है, गैर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हो। गैर प्राथमिक का मतलब द्वितीय तृतीय क्षेत्र में कार्यरत हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी यदि सरकार ने किसी क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया है या सरकार ने ये ठान लिया है कि ये क्षेत्र को नगर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, या फिर कोई छावनी क्षेत्र है उसको भी नगर की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस प्रकार से 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देखा बच्चों कि नगर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम कि भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे पुरातन काल से, प्रागैतिहासिक काल से ही नगर विकास में थे। तो इतना पुराना हमारा जो सभ्यता है, हमारी जो पुरानी इतनी सभ्यता है, वहाँ पर नगरों का विकास काफ़ी पुराना है। तो हम ये सब जानते हैं कि इतने पुरातन सभ्यता के अंतर्गत नगरों का विकास हो चुका था। इस तरीके से हम नगरों को 3 भागों में हमने बांटा, विभिन्न युगों के विकास के आधार पर। किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा वहाँ पर विकास हुआ। तो प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार से हमने नगरों को बांटा, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। तो इनमें तीनों का जो विकास की प्रावस्थाएं हैं या विकास के जो कारण हैं वो अलग अलग प्रकार से रही हैं। और कौन कौन से नगर इसमें शामिल किए जाते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। पहला है प्राचीन नगर। प्राचीन नगर के अंतर्गत हम देखते हैं बच्चों हजारों साल पहले वो थे, और इनका जो कारण या उत्पत्ति होती है वो धार्मिक या सांस्कृतिक प्रकार से होती है। इनका कारण क्या है? धार्मिक या सांस्कृतिक। तो कौन कौन से शहर या कौन कौन से नगर है इसमें बच्चों देखो, वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं, जैसे नगरों का विकास धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? उस समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इन प्राचीन नगरों का विकास हुआ। उसके पश्चात देखते हैं मध्यकालीन नगर कौन कौन से थे। ठीक है बच्चों, दिल्ली,
जयपुर, ये जयपुर शहर है, ये मध्यकालीन नगरों में सबसे सुव्यवस्थित शहरों में से जाना जाता है विश्व में। ठीक है बच्चों, इसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। आगरा, हैदराबाद जैसे नगरों का विकास राज्य और रजवाड़ों के मुख्यालयों पे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बात है कि यहाँ छोटे राज्य या राजाओं के अधीन और रजवाड़ों के मुख्यालयों के केंद्र के रूप में इन नगरों का विकास हुआ। तो पुरातन या प्राचीन नगर किस कारण से हुआ? धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में। मध्यकालीन नगर क्यों हुआ? राजा या रजवाड़ों के केंद्र के रूप में, उनके मुख्यालयों के रूप में। और तीसरा है आधुनिक नगर। ये आधुनिक जो नगर है बच्चों, वो अनेक कारणों से विकसित हुए। इसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के कारण हैं, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा तटीय क्षेत्रों में सूरत, सबसे पहले अंग्रेज तटीय क्षेत्रों में आए थे, इसलिए सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, इन क्षेत्रों का इन्होंने विकास किया। यहाँ पर बंदरगाह विकसित किए जिससे कि व्यापार में सुविधा हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 3 बड़े महानगर इन्होंने विकसित किए। और देश के 3 तरफ नोड जिसके कहते हैं हम, ये बहुत ही बड़े केंद्र के रूप में इन्होंने विकसित किए। ठीक है बच्चों, उसके बाद औद्योगिक नगर के रूप में जमशेदपुर। स्वतंत्रता के पश्चात यदि मैं बात करूं बच्चों, तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, और औद्योगिक केंद्र के रूप में दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी आदि क्षेत्र विकसित हुए। इस प्रकार से नगरों का जो ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगर का हमने विभेदन किया, ये इस प्रकार से अलग अलग कारणों से हुआ। प्राचीन नगर धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, मध्यकालीन नगर राज्य रजवाड़ों के मुख्यालयों के केंद्र के रूप में, और आधुनिक नगर अनेक कारणों के रूप में यहाँ पर विकसित हुए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत के नगरों का हमने किस प्रकार से वर्गीकरण किया, कि आखिर में कौन सा नगर किस कोटि का है, अर्थात कितनी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है और कितनी जनसंख्या वहाँ पर रहती है, प्रवासित होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जो नगर हैं उनको 6 कोटि में या 6 वर्गों में हमने वहाँ पर बांटा। कौन कौन से? 1 लाख से अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाले जो नगर है, 1 लाख से अधिक जो जिनकी जनसंख्या है, उन्हें हमने प्रथम वर्ग में कहा। प्रथम वर्ग के नगर उनको हमने कहा। यहीं पर ही मैं बच्चों बता देना चाहता हूँ कि 10 लाख से 50 लाख जिन नगरों की जनसंख्या है, उन नगरों को हमने महानगर नाम दिया। 10 लाख से अधिक अर्थात मिलियन सिटी। मिलियन सिटी का मतलब मैंने बताया था, मिलियन का अर्थ होता है बच्चों 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 1 बिलियन का अर्थ होता है 100 करोड़। ठीक है, 1 मिलियन और 1 बिलियन। बिलियन का, मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख और बिलियन का अर्थ होता है बच्चों 100 करोड़। तो यहाँ हमने देखा कि ऐसे शहर जो मिलियन शहर कहलाए, अर्थात 10 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या है, उनको हमने महानगर का नाम दिया। और जो शहर 50 लाख से अधिक जनसंख्या रखते हैं, उन शहरों को हमने मेगा नगर का नाम दिया 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऐसे कितने शहर है, ऐसे कौन कौन से शहर है, आइए बच्चों हम देखते हैं। इस टेबल के अनुसार 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार, इस टेबल के अनुसार हम देख सकते हैं बच्चों कि वर्ग 1 में हमने 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को रखा है, और उन शहरों की संख्या है 468। 468 शहर ऐसे थे 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या रखते थे। और उनकी टोटल जो जनसंख्या है वो है 2,27,899 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और नगरीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 60.45, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या किन नगरों में रहती है? प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। ठीक है बच्चों, सेकंड जो वर्ग है वो है 50,000 से 1 लाख से नीचे। ठीक है बच्चों, या 99,999 भी कह सकते हैं। इनकी संख्या है 474। टोटल जो इनकी जनसंख्या है 41,328,000। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इनका जो जनसंख्या प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, वो 10.96% नगरीय जनसंख्या का वो सेकंड वर्ग में या द्वितीय वर्ग में रहता है। तीसरा है हमारा 20,000 से 50,000 से नीचे, अर्थात 49,999 तक। इनकी संख्या है 1373। इनकी जनसंख्या 58,174 में,
और 15.43% टोटल नगरीय जनसंख्या का वर्ग 3 में रहता है। इसी प्रकार से वर्ग 4 में 10,000 से लेकर के 19,999, 1683 इनकी संख्या है, 31,866 इनकी जनसंख्या है टोटल, और 8.45% ये नगरीय जनसंख्या का 8.45% क्या रखते हैं, फोर्थ वर्ग, ठीक है, चौथा वर्ग रखते हैं। पांचवा वर्ग है 5,000 से 10,000 से नीचे 1,749 इनकी संख्या है, ऐसे नगरों की संख्या जो कि भारत में है 5,000 से 10,000। 15,883 हजार के अंतर्गत इनकी टोटल जनसंख्या है, और 4.21% इनकी नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत इनका हिस्सा है। एक और नई बात बच्चों आपको सीखने को मिलेगी कि ऐसे नगर भी है जो 5,000 से कम हैं, और इनकी संख्या मात्र 424 है। 1956 हजार में इनकी टोटल जनसंख्या है, और 0.51% जनसंख्या इस नगरों में इस वर्ग में आती है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने परिभाषा के अंतर्गत तो पढ़ा था कि 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे कौन से नगर है जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम है, और ऐसा क्यों? तो मैंने आपको उसी समय बच्चों एक बात और बताई थी कि यदि सरकार अधिसूचित क्षेत्रों को घोषित कर दे या फिर छावनी क्षेत्र वो घोषित कर दे कि वो नगर के अंतर्गत आएंगे, तो वो भी नगर कहलाएंगे। इस प्रकार से ये 424 नगर इस प्रकार से हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम है। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हमने ये देखा कि किस प्रकार के वर्गों के अंतर्गत किस प्रकार की जनसंख्या को रखा गया है, उनका आकार किस प्रकार का है और उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ देख लेनी है बच्चों कि एक तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रथम वर्ग में रहती है 60.45%। दूसरा हमें देखना है बच्चों कि 1749 अर्थात सर्वाधिक संख्या जो नगरों की है वो 5वें वर्ग के शहरों की है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें याद करनी है, समझना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि इस पाई चार्ट के द्वारा कि किस प्रकार के वर्गों के शहरों में नगरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है। प्रथम वर्ग में हमने देखा 60.45%, द्वितीय वर्ग में 10.96%, तृतीय वर्ग में 15.43%, चतुर्थ वर्ग में 8.45%, पंचम वर्ग में 4.21 और छठा वर्ग में 0.51% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या की टोटल नगरीय जनसंख्या की इतने प्रतिशत जनसंख्या इन वर्गों के नगरों में रहती है। ठीक है बच्चों, इन मानचित्रों को अपनी पुस्तक में अपने एटलस में देखना है और अपना जो खाली मैप है उसमें बनाना भी है। ठीक है, अभ्यास करते हुए। इसके बाद देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 53 महानगर है। महानगर हमने देखा था बच्चों मिलियन सिटी, ठीक है, अर्थात 10 लाख से अधिक जिन नगरों की जनसंख्या है वो कितने हैं, 53 हैं। और 6 मेगा नगर है। मेगा नगर का हमने बताया था बच्चों जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उन्हें हम मेगा नगर कहते हैं। तो सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है बच्चों? 1,84,00,000 जनसंख्या के साथ वृहत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। ठीक है, इसके पश्चात दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद अन्य मेगा नगर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे बड़ा जो नगर है या नगरीय संकुल है वो है वृहत मुंबई। उसके पश्चात दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और ये 6 जो है वो मेगा नगर कहलाते हैं। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार था। उसके पश्चात 2021 की जब जनगणना आएगी तब हो सकता है कि इनमें बदलाव हो सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि नगरों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। अभी तक हमने देखा था बच्चों नगरों का जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार की है, किन नगरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इस हिसाब से हमने उनको बांटा था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि उनके कार्यात्मक आधार किस प्रकार के हैं नगरों का। बच्चों देखो कि सभी नगर अपनी एक विशिष्टता रखते हैं कि किस नगर में अपनी अपनी एक विशिष्टता होती है कि वो उस विशिष्टता के कारण जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसी विशिष्टता उसके अंतर्गत होती है और दूसरी प्रकार की चीज़ें उसमें नहीं होती, ऐसा भी नहीं है।
ठीक है। तो हमने देखा कि समस्त नगर अपने आकार, स्थिति, बसाव, कार्य आदि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ नगरों का कुछ निश्चित कार्यों में विशिष्टता प्राप्त होती है, उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों, उत्पादन अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ औद्योगिक नगर है या कहूँ शैक्षिक नगर है। यदि मैं कहूँ बच्चों की कोटा एक शैक्षिक नगर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कोटा में शिक्षा के अलावा कोई दूसरी चीज़ें होती ही नहीं है। दूसरी चीज़ें तो होती है, नगरों में जो दूसरी प्रकार की जो चीज़ें होने वाली होती है वो तो उसमें भी होती है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी मुख्यता किस बात में है? शैक्षिक नगर के रूप में है। उसी प्रकार से ये जितने भी नगर हम पढ़ेंगे उनमें जो विशिष्टता है वो उसकी विशिष्ट चीज़ है, उसके अलावा की जो दूसरी बातें होगी नगरों के अंदर जो होने वाली वो तो उनमें होगी ही। आइए बच्चों देखते हैं, जैसे कि प्रशासन नगर है। प्रशासन नगर में नई दिल्ली चूँकि भारत की राजधानी है, इस वजह से चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, इम्फाल, चेन्नई। औद्योगिक नगर की यदि मैं बात करूं बच्चों तो उद्योगों के कारण विकसित नगर जैसे कि मुंबई, सलेम, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई आदि जो नगर है यह औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा है बच्चों परिवहन नगर। ऐसे नगर जो या तो बंदरगाह के रूप में हो या आंतरिक परिवहन के रूप में विकसित किए हो, हमारे देश के इनलैंड जो परिवहन है उसके अंतर्गत विकसित किए गए हो। कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम जैसे पत्तन नगर, ठीक है, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों से या स्थानीय रूप से हो। धुलिया, मुगल सराय, कटनी जैसे आंतरिक परिवहन के केंद्र भी परिवहन नगर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं खनन नगर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनन किए जाते हों। समृद्ध खनिज क्षेत्रों में विकसित नगर जैसे रानीगंज, झरिया आदि। वाणिज्यिक नगर जिनमें व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाएं ज़्यादा होती हो जैसे कोलकाता, सतना, सहारनपुर आदि। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों में बच्चों पुष्कर, वाराणसी, मथुरा आदि नगर शामिल किए जाते हैं जो कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान समेटे हुए हैं। शैक्षिक नगर कौन से हैं? पिलानी, अलीगढ़, रुड़की, इलाहाबाद, कोटा आदि नगर शैक्षिक नगर के रूप से जाने जाते हैं। पर्यटन नगर ऐसे नगर जो पर्यटन के लिए फेमस है। नैनीताल, मसूरी, शिमला, माउंट आबू आदि ये क्या है कि पर्यटन नगर के रूप में विख्यात है। हम सब जानते हैं कि ये सब पर्यटन नगर है और हर कोई यहाँ पर जाना चाहता है। गैरीसन और छावनी नगर, देखो ये हमारे लिए नया है बच्चों, इसको देख लेना है कि गैरीसन और छावनी नगर क्या होता है। छावनी अथवा गैरीसन वो स्थान होते हैं जहाँ पर सेना रहती है और अपने कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि भारतीय सेना किन किन क्षेत्रों में रहती है उन क्षेत्रों को छावनी नगर या गैरीसन नगर कहते हैं। जैसे कि अंबाला, जालंधर, महू, उधमपुर आदि इनका विकास सैनिक छावनियों के रूप में हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे नगर जो सैनिक छावनियों के रूप में विकसित हुए हैं वो गैरीसन या छावनी नगर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा बच्चों कि नगरीय बस्तियाँ क्या होती है, इनका प्रकार कौन कौन से होते हैं, कार्यात्मक प्रकार कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या के हिसाब से इनको किस प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने आज बस्तियों का जो चैप्टर है बच्चों वो पूरा किया। धन्यवाद बच्चों।